हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का जो पार्ट पढ़ रहे थे उसका आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े थे कि कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, किसका क्या। उसी को आज हम लोग थोड़ा ब्रीफ में, संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था। इलेक्ट्रो और पिछले वीडियो नहीं देखे तो देखिए, जितना थ्योरी पढ़ा रहे थ्योरी अच्छा से दिमाग में बैठाइए तभी कुछ होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ में तो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें फार्मूला याद रखिए, ट्रिक याद रखिए। ठीक, देखिए इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता था। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन था, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहर में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता था वो इसमें टोटली क्या करता था, फुली ट्रांसफर कर देता था, फुली ट्रांसफर कर देता था। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें फुल्ली ट्रांसफर कर देता था इलेक्ट्रॉन। और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में क्या करता था, शेयरिंग करता था। क्या शेयरिंग मतलब दोनों के साथ क्या करता था, साझा करता था, शेयर करता था। ये नहीं कि टोटली शेयर नहीं करता था, ये क्या करता था, पार्टनरशिप शेयर करता था। जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता था वो इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में, साझेदारी के रूप में। ठीक, और क्या, जैसे देखिए ये अगर सोडियम क्लोरीन बनता था तो यहाँ सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को टोटली दे देता था। लेकिन इसमें मान लीजिए कि इसमें कुछ बना, CH4 बना, तो इसमें क्या है ना कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, पार्टनरी के साथ काम करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगा। और फिर ये इसमें क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन ये एटम के साथ बनता था। क्या, एटम के साथ बनता था। एक एटम, जैसे ये क्या है, सोडियम एक एटम है, क्लोरीन भी क्या है, एटम है। तो इसमें एटम के बीच में रिएक्शन होता था, इसके बाद इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता था। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता था, इसमें मोलिक्यूल्स के साथ घटना घटता था। जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या था, ये सब मोलिक्यूल था। तो मोलिक्यूल के बीच इसमें रिएक्शन होता था। ठीक, तो जो बोल रहे हैं सोचो लिखिएगा। इसमें क्या आता है कि इसका जो भी क्रिस्टल है वो क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। क्या, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड का जो भी क्रिस्टल है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में पाया जाता था। ठीक, ये क्या है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, BM पॉइंट क्या होता है, इसका हाई होता है। मतलब कुछ उसका द्रव्यनांक और उसका जो क्वथनांक है वो हाई होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या आता है, इससे कंपेयर में लो होता है। और क्या याद रखना था कि इलेक्ट्रोवैलेंट, जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट के थ्रू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड क्या है कि पानी में वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है। पानी में सोल्यूबल है। लेकिन जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब में क्या, ये सब में ये नहीं घुलता है। और इसमें क्या है कि ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है ये पानी में क्या है, पानी में नहीं घुलता है, पानी में नहीं घुलता है। लेकिन जो भी और कार्बनिक मटेरियल है उसमें ये क्या हो जाता है, घुल जाता है। जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब में क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड घुल जाता है। और इसका छठा क्या है कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है, जब उसको पानी में घोलते हैं तो ये इलेक्ट्रिक का कंडक्ट करता है। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है जब इसको हम लोग पानी में इसको घोलेंगे तब। और ये कोवैलेंट कंपाउंड, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्ट का कोई चांस ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का कोई गुण नहीं पाया जाता है। फिर इसको मान लीजिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, उसको हम लोग को अलग करना है। तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी विद्युत अपघटन का उपयोग करेंगे। विद्युत अपघटन का उपयोग करके इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई विद्युत अपघटन के घटना से अलग नहीं होगा। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड बना, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के तहत सोडियम को अलग, क्लोरीन को अलग कर सकते हैं। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते। छठा सत्वा और अगला और पॉइंट क्या हो सकता है, और ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसके पास कोई भी एक, इसको इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कोई भी एक फिक्स सैप नहीं होता। फिक्स
सैप यानी एक अच्छा फिक्स आकृति, एक निश्चित आकृति इसके पास नहीं होता, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड के पास एक फिक्स सैप होता है। जैसे इसमें क्या होता है, कभी सिंगल बॉन्ड बन सकता है, कभी डबल बॉन्ड बन सकता है, कभी ट्रिपल। तो इसके पास क्या है, इसके पास एक फिक्स सैप है कि हाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो उसमें भी उसका एक नियम है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या कुछ नहीं है, ध्यान रखना है। और ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ये सॉल्यूशन में तेजी से रिएक्शन करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है, लेकिन ये कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्यूशन में तेजी से रिएक्शन नहीं करता है। तेजी से रिएक्शन क्या करता है, नहीं करता है। तो यही था आप लोग का जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड था, उसके बीच में एक संक्षिप्त डिफरेंस था। इसके बाद हम लोग देखते हैं ना कि जितना भी मेटल नॉन मेटल, देखिए मेटल नॉन मेटल के बारे में हम लोग बहुत चीज़ पढ़े, पार्ट बाय पार्ट करके सब पढ़ रहे हैं, ये सब उसी का पार्ट है। अब देखते हैं कि जितना भी मेटल नेचर में उपस्थित है, सच में वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है या कोई ऑक्साइड के रूप में रहता है या कोई और चीज के रूप में रहता है। और मान लीजिए ऑक्साइड के रूप में है या कार्बोनेट के रूप में है, तो उसको हम लोग कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। कैल्सिनेशन होता है, फिर और बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो कौन सा चीज में कौन प्रोसेस यूज करते हैं उसके बारे में अब थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब नेचर में जितना भी धातु प्रेजेंट है उसके बारे में, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति के बारे में आप लोग को बताते हैं कि प्रकृति में जो नेचर है, नेचर में जितना भी मेटल है, देखिएगा यहाँ पेन से लिख रहे हैं, प्रकृति में वस्तुओं की, सॉरी वस्तुओं नहीं लिखेंगे, केवल धातुओं की लिखेंगे, धातुओं की उपस्थिति। तो देखिए नेचर में जितना भी मेटल प्रेजेंट है दो तरीका से प्रेजेंट है। क्या, पहला एक फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में है, पहला क्या है फ्री स्टेट में, मुक्त रूप से मुक्त अवस्था में है। और दूसरा किस रूप में है, संयुक्त कंबाइंड के रूप में, संयुक्त अवस्था में है। अब देखिए, अब यहाँ जो मुक्त अवस्था है फ्री स्टेट है और एक कंबाइंड स्टेट है, ठीक। अब देखते हैं फ्री स्टेट क्या होता है। फ्री स्टेट मतलब कि जो भी मुक्त अवस्था में धातु है उसका कहने का तात्पर्य है ना कि ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जैसे देखिए कौन कौन धातु हो सकता है, जैसे सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, मतलब कि मुक्त अवस्था उसी को बोलेंगे कि वे धातु जो मुक्त रूप में पाया जाता है। जैसे क्या होता है ना कि अगर एक इसको खुद से रिलेट कीजिएगा ना, तो एक ऐसा बंदा होता है या एक ऐसी लड़की होती है जो किसी की नहीं सुनती है या किसी का नहीं सुनता है, वो खुद पे डिपेंड रहता है, खुद जैसे मन वैसे करता है। ये नहीं कि कोई गार्जियन पे डिपेंड है, या ये नहीं कि कोई भाई पे डिपेंड है, ये नहीं कि कोई बहन के हाँ वो मेरे को ऐसे बोलेगा या कोई मेरे को पढ़ने के लिए बोलेगा तब हम पढ़ेंगे या और कुछ करने के लिए बोलेगा तब हम करेंगे। नहीं, वो खुद से एकदम खुद के साथ रहता है, खुद पे डिपेंड रहता है। उसी तरह मुक्त अवस्था का मतलब क्या कि वो फ्री है, वो न किसी के साथ ऑक्साइड के रूप में है, न किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा है, न किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, न और किसी के साथ, बस वो मस्त जिंदगी अपना जी रहा है। तो मुक्त अवस्था वही है कि जो न तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, न वायु के साथ रिएक्शन कर सकता है, न कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, न जलवाष्प के साथ, न नाइट्रोजन के साथ, मतलब उस पर ये सब चीज का कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मुक्त अवस्था। जैसे देखिए सिल्वर हो गया, चांदी, ये क्या है, ये एकदम फ्री रहता है जनरली। कभी कभी ये काला हो जाता है, जैसे आप लोग अगर प्योर चांदी रहेगा ना तो नहीं काला होगा। जैसे कोई अगर कान में के, नाक में के या पैर में पायल उयल कोई पहनती होगी, या कोई भी मतलब वायर भी अगर कहीं पहनता होगा, हाथ में कड़ा या और कुछ चांदी का, तो देखिएगा कभी कभी ना कि वो काला पड़ जाता है। तो लोग बोलता है कि उसको धुलवा दो या सोनार के पास ले जाओ। तो अगर रियल में वो सही सिल्वर है तो वो काला नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ कॉपर या और कुछ मिला देने से ना उसमें कालापन थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो सिल्वर हो सकता है, सोना हो सकता है, एयू, प्लेटिनम हो सकता है, ये सब क्या है, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। अब देखिए संयुक्त अवस्था में क्या है कि ये सबके साथ रिएक्शन करता है। जैसे क्या, पानी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, वायु के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। मतलब क्या, ये फ्री नहीं रहता है, ये किसी के साथ मिक्स करके ही काम करेगा, मिक्स करके ही रहेगा। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ये सब जितना भी धातु है, सब धातु क्या है,
लोहा हो सकता है। सब धातु फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, कोई ना कोई ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कोई ना कोई मिनरल के अच्छा वहां भी नहीं, मतलब क्या कि ये फ्री स्टेट फ्री में नहीं रह सकता, ये कोई और चीज के साथ मिक्स करके नेचर में पाया जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तब हम लोग अलग कर पाते हैं। लेकिन ये सोना चांदी प्लेटिनम ये सब क्या है, ये सब फ्री फ्री रहता है। आप लोग कुछ दिन पहले न्यूज में सुने होंगे कि सोनभद्र या ऐसे ही कहीं कोई जगह था जहाँ पे इतना किलो सोना मिला, उतना किलो सोना मिला है, पूरा यूपी का शायद न्यूज था कि पूरा माले माल हो जाएगा, बहुत सोना मिला है। लेकिन अब वो क्या हो गया, सब खत्म हो गया। तो देखिए वो जो न्यूज, हम वो नहीं जा रहे हैं कि वो न्यूज सही था या गलत था, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। बस हमको कहने का मतलब है कि जो भी सोना मिला वो सोना क्या था, शुद्ध था, मतलब फ्री स्टेट में था। न तो उसके पास कोई ऑक्साइड के रूप में था, ना कार्बोनेट के रूप में था, ना और कुछ के रूप में, वो फ्री स्टेट में रहता है। आप लोग भी सुने होंगे इस चीज को, ठीक। तो अब देखिए आखिर ये जो रहता है, अभी मुक्त अवस्था के बारे में नहीं, ये जो संयुक्त रहता है कंबाइंड स्टेट में रहता है, या कि ये किस किस स्टेट में रह सकता है, तो या तो ये मिनरल के रूप में रह सकता है, खनिज के रूप में रह सकता है, या ये ओर के रूप में रह सकता है। ओर मतलब क्या होता है, अयस्क के रूप में रह सकता है। जैसे क्या, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु कहाँ से पाया जाता है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट एक पत्थर जैसा होता है, ये जनरली झारखंड में बहुत ज्यादा इधर पाया जाता है। टोरी चंदवा तरफ अगर झारखंड का कोई होंगे तो यहीं लातेहार के बगल में है टोरी चंदवा है, उधर मतलब बहुत सारा बॉक्साइट का पत्थर ऐसे ही बाहर निकाल के और ट्रेन से पूरा सप्लाई होते रहता है। तो वो सबसे क्या उसको मॉडिफाई किया जाता है, उससे के बाद उससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। और अगर और जाना चाहते हैं तो उधर जमशेदपुर तरफ चल जाइए, टाटा तरफ चल जाइए, उधर भी फिर सिमडेगा तरफ चल जाइए। उधर क्या है, उधर बॉक्साइट प्लस में लोहा का जो ऑक्साइड होता है, लोहा आयरन का जो खनिज होता है, हेमेटाइट होता है या अभ्रक होता है, ये सब क्या है, ये सब मिनरल है। ये सब से ही हम लोग क्या करते हैं, धातु निकालते हैं, मेटल वहां से निकालते हैं और उसको शुद्ध करके मॉडिफाई करके प्यूरिफाई करके फैक्ट्री में, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, अपना रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो जैसे देखिए बहुत सारा ऐसा धातु है जो अपना मिनरल के रूप में, खनिज लवण के रूप में पाया जाता है। फिर कुछ कोई ऐसा भी धातु है जो अयस्क के रूप में, ओर के रूप में रहता है। अब इसमें भी है कि अब मिनरल क्या होता है, तो मिनरल किसको बोलेंगे, खनिज। अब इसका बहुत लंबी कहानी है कि बहुत प्राचीन समय पहले ये आया, भूकंप आया तो ये आया, फिर नीचे सब दब गया। जितना मतलब पृथ्वी के जितना भी लेयर में धातु युक्त जितना भी चीज है, पता नहीं अगर जहाँ आप लोग होंगे कि उसके नीचे धातु है या नहीं है, वो सब क्या, ये सब खोज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ क्या है नहीं है। तो खनिज किसको बोलेंगे, पृथ्वी के परत में जो भी अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ का जो ऊपरी परत है या निचली परत है, जहाँ पे भी कुछ ना कुछ ठोस पदार्थ, धातु युक्त ठोस पदार्थ, या तो वो एलिमेंट के रूप में हो सकता है या कंपाउंड के रूप में हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मिनरल बोलते हैं। जैसे क्या प्रकृति में पाया जाने वाला, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फाइड, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट हम लोग को मिलता नहीं, ये सब मिनरल है। मिनरल फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद फिर उसको हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, डायरेक्ट तो सोडियम क्लोराइड मिलता नहीं है, लेकिन वो नेचर में बहुत है। क्योंकि बहुत नेचर में क्या है, सबसे ज्यादा तो पानी है, भले उस पानी पीने योग्य नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है, लेकिन पानी की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है। तो उससे हम लोग सोडियम क्लोराइड निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ से हम लोग कैल्शियम निकाल लेते हैं, जिंक सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड है, ये सब से क्या है, ये सब से हम लोग मॉडिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, इसके बाद फिर उसको हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो जैसे देखिए बहुत सारा मेटल है जिसका अपना खनिज होता है कि वो कौन कौन सा रूप में पृथ्वी पे पाया जा रहा है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है। यहाँ से आप लोग को पूछ देगा कि आयरन का ओर क्या होता है, कॉपर का ओर, कॉपर किस रूप में पाया जाता है, तो ये सब भी जानना जरूरी है। एक होता है अयस्क, एक ओर होता है, एक मिनरल होता है और एक ओर होता है, तो दोनों को देखते हैं। सोडियम, सबसे पहले सोडियम धातु को लेते हैं। सोडियम क्या है, सोडियम डायरेक्ट हम लोग को मिलता नहीं है, ये प्रकृति में मिनरल के रूप में पाया जाता है। क्या इधर लिख देते हैं धातु लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं मिनरल,
खनिज के रूप में पाया जाता है, ये डायरेक्ट नहीं हम लोग को मिलता। और ये आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा कि सोडियम किस मिनरल से निकाला जाता है, तो किस चीज से निकाला जाता है? बोरैक्स, ध्यान रखिएगा, बोरैक्स, बोरैक्स या चिली साल्ट पीटर बोलते हैं, बोरैक्स या चिली साल्ट पीटर, साल्ट पीटर। ये जो खनिज होता है जो नेचर में पाया जाता है उसका नाम है बोरेक्स या चिली साल्ट पीटर। इसी दोनों से हम लोग सोडियम धातु को निकालते हैं। ठीक, अब मैग्नीशियम है, जैसे देखिए मैग्नीशियम किस चीज से निकलता है, तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम डोलोमाइट और मैग्नेसाइट से निकलता है। किससे? डोलोमाइट, मतलब कि मैग्नीशियम का अयस्क क्या है? डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, इसको याद रखिएगा, साइट होगा। फिर और क्या हो सकता है? कैल्शियम, तो कैल्शियम डायरेक्ट नहीं मिलता, इसको हम लोग जिप्सम से निकालते हैं। क्या? जिप्सम से। फिर और क्या? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का तो नाम सुनने होंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया। तो एल्यूमिनियम कहाँ से रहता है? बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। डायरेक्ट एल्यूमिनियम हम लोग को नहीं मिलता, हम लोग को मिलता क्या है? बॉक्साइट, ये पत्थर के रूप में रहता है। फिर इसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, पूरा मॉडिफाई करते हैं, पूरा पत्थर को क्या करते हैं? पिघला देते हैं, फिर उससे मॉडिफाई करते हैं, सब फैक्ट्री में होता है, तो वहां से फिर हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं। ठीक, इसी तरह कॉपर है, कॉपर पायराइट्स या मैलेकाइट्स या जिंक को जिंक ब्लेड से निकालते हैं। एक आयरन लिख देते हैं, Fe, आयरन कहाँ से निकाला जाता है? हेमेटाइट से। क्या? आयरन का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। देखिए आयरन हो गया, कॉपर हो गया, अभ्रक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब सबसे ज्यादा झारखंड में ही पाया जाता है, सबसे ज्यादा झारखंड में ही पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसी तरह कुछ कुछ होता है, और जैसे देखिए मिनरल से हम लोग को निकालने में थोड़ा परेशानी होता है, थोड़ा ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जो अयस्क के रूप में नेचर में पाया जाता है उससे ना हम लोग बहुत जल्दी मॉडिफाई करके कोई भी धातु निकाल लेते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ से, कि एग्जाम में यहाँ से घुमा के पूछ सकता है ना, कि कौन, अगर प्रकृति में कोई खनिज के रूप में उपलब्ध है और कोई अयस्क के रूप में उपलब्ध है, यानी कोई मिनरल के रूप में उपस्थित है या कोई ओर के रूप में उपस्थित है, किससे हम लोग को मॉडिफाई करने में आसानी होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अयस्क के रूप में रहता है, ओर के रूप में प्रेजेंट रहता है नेचर में, उससे हम लोग बहुत आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई करके हटा सकते हैं। ठीक, और इससे हम लोग को कम खर्चा भी लगता है। तो वही है, मिनरल और ओर में यही डिफरेंस है कि मिनरल में थोड़ा ये सब में ज़्यादा खर्चा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा अशुद्धि प्रेजेंट है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ओर में क्या आता है? ओर में वो अयस्क के रूप में रहता है, उसमें हम लोग कम खर्चा में ही क्या करते हैं, और इसके कंपेयर में आसानी तो नहीं है, लेकिन इसके मिनरल वाला जो है उसके कंपेयर में उससे हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट क्या है? ये अयस्क के रूप में रहता है। बॉक्साइट क्या है? अयस्क के रूप में रहता है, Al2O3 ये होता है बॉक्साइट का सूत्र। तो उससे उसमें कुछ कुछ मिट्टी रहता है, कुछ कुछ यही मतलब कुछ कचरा टाइप का रहता है जो अशुद्धि रहता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी अयस्क, जितना भी अयस्क है खनिज, मतलब कि जितना भी ओर हैं, ध्यान इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जितना भी अयस्क हैं सब खनिज कहलाता है। ये मिनरल मतलब क्या आता है? खनिज। मिनरल मतलब जितना भी ओर है वो मिनरल कह सकते हैं, जितना भी ओर है। लेकिन जितना भी मिनरल है उसको ओर नहीं कह सकते। इसका कहने का मतलब क्या है कि जितना भी मिनरल है वो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, मतलब सब मिनरल ऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता, लेकिन कोई कोई मिनरल है जो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कोई कोई है कि ऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता है। तो जो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है मिनरल, उसी को बोलते हैं क्या? ओर, अयस्क। तो मतलब यही कहने का मतलब है कि ओर जो अयस्क है उसको हम लोग खनिज बोल सकते हैं, क्योंकि खनिज का ही पार्ट है अयस्क। लेकिन अयस्क को हम लोग खनिज नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि अयस्क कहने का मतलब क्या है कि वो केवल और केवल ऑक्साइड या कार्बोनेट या सल्फाइड के ही रूप में पाया जाता है। लेकिन मिनरल क्या है? ये और बहुत सारा फॉर्म में पाया जाता है, और बहुत सारा नेचर में इसका अलग अलग फॉर्म है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। अब जैसे देखिए कोई कोई अयस्क है, कोई कोई
क्या क्या हो सकता है, जैसे ऑक्साइड अयस्क क्या क्या, ऑक्साइड कौन कौन सा चीज में प्रेजेंट रहता है, तो कॉपर ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट रहता है, एल्युमिनियम भी ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट रहता है, जिंक ऑक्साइड के रूप में, टीन एसएन ऑक्साइड के रूप में, आयरन ये सब क्या है, ये सब ऑक्साइड के रूप में रहता है। मतलब और है, ये सब क्या है, अयस्क है। अयस्क कौन कौन सा चीज में उपस्थित रह सकता है नेचर में, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, हैलाइड के रूप में या फॉस्फेट के रूप में। इतना पांच पांच टर्म के रूप में, पांच चीज में हम लोग को नेचर में ये प्रेजेंट रह सकता है। तो यहाँ से आप लोग को पूछ सकता है ना कि कौन सा क्या है, कौन सा ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट रहता है, कौन सा सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो हम आप लोगों को लिख देते हैं इसको, ये ऑक्साइड के रूप में क्या क्या रह सकता है, ओ एक साइड, ये ऑक्साइड के रूप में क्या रह सकता है, ऑक्साइड अयस्क के रूप में कॉपर रह सकता है, एल्युमिनियम रह सकता है, जिंक रह सकता है, टीन रह सकता है, आयरन रह सकता है, ठीक। और फिर सल्फाइड के रूप में रहता है SuL, सल्फाइड। सल्फाइड और के रूप में क्या क्या रह सकता है, इसमें कॉपर भी रह सकता है, सिल्वर भी रह सकता है। जैसे देखिए सिल्वर, ये तो स्वतंत्र अवस्था में बोल रहे थे, लेकिन ये ऑक्साइड के रूप में कभी कभी पाया जाता है, तो इससे हम लोग आसानी से इसको शुद्ध कर सकते हैं, ठीक। फिर क्या, जिंक रह सकता है, मरकरी रह सकता है, लेड रह सकता है, ये सब सल्फाइड के रूप में रह सकता है। फिर कुछ कुछ अपना कार्बोनेट के रूप में भी प्रेजेंट रहता है। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या किस चीज में प्रेजेंट रहता है, और प्लस में जो खनिज के बारे में बताएं कि कौन सा खनिज से कौन सा धातु निकालते हैं, उसको भी जरूर याद रखिएगा। जितना भी बताएं उतना याद रखिएगा, फिर बताएंगे। फिर इसको ये किस चीज में रहता है, सोडियम कार्बोनेट के रूप में रहता है, कॉपर कार्बोनेट के रूप में रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, मैग्नीशियम, फिर जिंक, ये सब कार्बोनेट के रूप में रहता है। फिर एक हैलाइड अयस्क होता है, हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड। और ये भी, ये जैसे कैल्शियम हो गया, सिल्वर हो गया आदि, ये सब हैलाइड के रूप में रहता है। कुछ कुछ फॉस्फेट के रूप में रहता है, फॉस्फेट, फॉस्फेट के रूप में भी कुछ कुछ रहता है। तो देखिए फॉस्फेट के रूप में क्या, कैल्शियम, कैल्शियम ये फॉस्फेट के रूप में जनरली प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो मिनरल देखे और देखे, फिर देखे कि कौन सा मिनरल से क्या चीज हम लोग निकालते हैं, कौन सा चीज से और, मतलब और के रूप में कौन कौन सा चीज प्रेजेंट रहता है। मिनरल और के बीच डिफरेंस समझें, मिनरल में थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, और में कम खर्चा होता है, उससे हम लोग आसानी से कुछ भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। फिर एक होता है फिर अब हम लोग को क्या करना है, इसको शुद्धिकरण करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धातु कर्म करते हैं, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी है, जैसे देखिए आप लोग जब पॉलिटेक्निक ये कीजिएगा ना, तो एक ब्रांच आएगा आप लोग का, एक ब्रांच होता है पॉलिटेक्निक में मेटलर्जी। तो देखिए मेटलर्जी का यही काम है, जो भी मेटलर्जी इंजीनियरिंग जाते हैं, और हम आप लोग को है गारंटी बोलते हैं कि मेटलर्जी का इतना जल्दी प्लेसमेंट होता है, इतना जल्दी प्लेसमेंट होता है कि ना तो सिविल का प्लेसमेंट उतना जल्दी होता है, ना इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट इतना जल्दी होता है, ना मैकेनिकल का प्लेसमेंट होता है इतना जल्दी। उतना जल्दी ये मेटलर्जी वालों का प्लेसमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेटलर्जी का मांग ही अभी इतना है ना मार्केट में, इतना मांग कि उन लोगों को 15 से 20 हजार का नौकरी तुरंत पॉलिटेक्निक खत्म हुआ तुरंत उन लोग को मिल जाता है, अगर लेना कोई चाहे तो। और बहुत लोग जिनका जरूरी रहता है वो आराम से चल जाता है प्लेसमेंट में अपना। तो समझिए मेटलर्जी यही है। मेटलर्जी का काम क्या है कि जो भी अयस्क के रूप में या जो भी ऑक्साइड के रूप में जो भी मिनरल है या जो भी कार्बोनेट है या और जो भी फॉर्म में उपस्थित है मिनरल या धातु जिस फॉर्म में उपस्थित है, उसको हम लोग क्या करके मॉडिफाई करके, अब इसी में क्या है, पॉलिटेक्निक से जाइएगा तो थोड़ा वर्कर के रूप में काम करना होगा, थोड़ा मतलब कि आपके अंदर में वर्कर्स लोग काम करेगा, लेकिन आपके ऊपर भी कोई ना कोई ऑफिसर रहेगा। तो अगर और हायर एजुकेशन कर लीजिएगा तो आप उसके ऊपर बन सकते हैं। तो लेकिन आप लोगों को कमाने खाने के लिए एक अच्छा सा जॉब यहाँ मिल जाएगा। तो मेटलर्जी का काम क्या होता है कि वही जो मिनरल है और है उससे हम लोग क्या करके प्यूरिफाई करके मॉडिफाई करके हम लोग उसको एक मेटल के रूप में चेंज करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। अब फिर इसमें भी कुछ कुछ टर्म है कि उस टर्म को कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे देखिए आप लोग को गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। गैंग क्या होता है, वो गैंग नहीं कि 4 गो बंदे आ गए और किसी को पीटने चले गए, वो वाला गैंग नहीं, गैंग अलग होता है। फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर होता है, कैल्सिनेशन होता है, रोस्टिंग होता है, फ्लक्स होता है, ये सब टर्म है। फिर स्लैग होता है, स्मेल्टिंग होता है,
ये सब टर्म है, इस टर्म को हम आपको बताते क्या क्या होता है, क्योंकि टर्म पूछ सकता है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। और देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, इसके बारे में तो आप लोगों को पूछता है, निष्पादन या जारन, ये वाला ना, तो ये तो हर एक एग्जाम में लगभग लगभग पूछ देता है हर एक बार, क्योंकि जब हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे थे उस समय भी एक क्वेश्चन पूछा था कि निस्तापन क्या होता है और जारन मतलब कैल्सिनेशन या रोस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में पूछा था। तो एक एक करके देखते हैं। मेटलर्जी का ये सब क्या टर्म है, इसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा बाबू, तो ये आज इसको हम लास्ट ही रखते हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और है, फिर इसमें थोड़ा सा और आप लोग को पढ़ा देंगे हम ना, क्या कि जो संक्षारण से रोकता है ना, क्या से बोलते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल, धातु का जो संक्षारण होता है उसको भी हम थोड़ा आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है। उसमें भी बहुत सारा चीज़ होता है, एनोडीकरण होता है, फिर गैल्वेनाइजिंग होता है, फिर और बहुत सारा चीज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, तो उसको भी हम आप लोग करवाएंगे। लेकिन पहले मेटलर्जी देख लेते हैं, जो मेटलर्जी में टर्म है उस टर्म को देखते हैं, क्योंकि डिफिनीशन दे देता है और लास्ट में बोलता है कि इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से जरूरी है, पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग क्या, गैंग, ऐसे ही समझाते जाएंगे, GANGUE, ऐसे ही आप लोग को समझाते जाएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, ज़्यादा भास्ट नहीं है। गैंग, देखिए गैंग किसको बोलते हैं, जैसे हम अभी क्या बताया कि हम लोग पृथ्वी से बहुत सारा चीज ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, मिनरल के रूप में निकालते हैं, तो उसमें जो भी अशुद्धि पदार्थ होता है, अशुद्धि जो भी चीज होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं गैंग। जैसे अशुद्धि क्या हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, बालू कंकड़, ये जो उसमें मिक्सअप रहता है, जो ऑक्साइड है या जो मिनरल है वो पृथ्वी के परत पे ही रहता है, तो भाई पृथ्वी के परत पे रहता है तो उसमें फिक्स है कि ये सब लगेगा। गैंग मतलब GANGUE होता है ना, गैंग मतलब यही होता है कि आप दो चार गो आवारा को क्या किए, उठा के और ले गए, तो वही है जो उसमें मेन होता है ना, वो मेन थोड़ा लेट से आता है, लेकिन उसके पहले चार गो दोस्त को, चार गो बंदे को क्या करेगा, भेजेगा, बोलेगा ठीक है तू उससे लड़ के आता, हम आते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो उसी तरह होता है कि इसमें जो मेन पदार्थ है, मेन पदार्थ अंदर रहता है, लेकिन उसके बाहर बाहर क्या होता है, मतलब जो अंदर अंदर है, जो जिसको सुरक्षा करना है, जिसको मतलब सुरक्षित रहना वो अंदर है, उसको सुरक्षा करने वाला सब क्या है, बाहर है, गैंग। जैसे लीडर का होता है, नेता लोग का, कि नेता आराम से पीछे रहेगा या आगे रहेगा, उसके चारों तरफ पूरा भीड़ लगा हुआ रहता है, तो उसी तरह से गैंग भी होता है, जो अशुद्धि रूप में जो भी पाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, गैंग। दूसरा क्या होता है कि ड्रेसिंग ऑफ ओर, तो ड्रेसिंग ऑफ ओर कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ड्रेसिंग ऑफ ओर, कि जो भी इसमें ओर प्रेजेंट है, जो भी इसमें ओर प्रेजेंट है उस ओर को हम लोग क्या करना है, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कहने का मतलब क्या है कि उसको हम लोग अच्छा तरीके से देख रेख करके, उसमें कुछ भी अशुद्धि चीज मिला हुआ है या कुछ भी उसमें लिक्विड विक्विड है, लिक्विड के टर्म में है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, वहां से ड्रेसिंग करना, साफ सुथरा करना है। फिर एक होता है कैल्सिनेशन, CINAT, कैल्सिनेशन देखिए क्या होता है, कैल्सिनेशन उसी को बोलते हैं कि जो भी और ऑक्साइड के रूप में रहता है, कैल्सिनेशन मतलब इसका हिंदी होता है निस्तापन, कैल्सिनेशन को निस्तापन बोलते हैं। इसमें जो भी ओर होता है उस ओर को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, लेकिन गर्म करते हैं वायु यानी अब्सेंस ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान रखिएगा, वायु की अनुपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। जैसे गोईठा या कोयला ये होता है ना, घर में जलाते होंगे, उसमें क्या करते हैं हम लोग, बाहर छत पे निकाल देते हैं, तो उसको पूरा हम लोग ये दे देते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में ला देते हैं। लेकिन वैसा कैल्सिनेशन में नहीं होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, भट्ठी रहता है, भट्ठी में पूरा सगरों से पैक करके उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो भी और मटेरियल होता है उसको डाल देते हैं और पूरा उसको गर्म करते हैं। तो कैल्सिनेशन में यहाँ से क्या पूछता है ना आप लोग को, कि कौन सा मतलब कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वायु की अनुपस्थिति में हम लोग ओर को गर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्सिनेशन, निस्तापन। और इसी तरह से होता है एक रोस्टिंग, एक होता है रोस्टिंग। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कैल्सिनेशन कब हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग ओर का अगर कोई भी मेटल वो ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट हो,
कोई भी मेटल ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट हो, ऑक्साइड ओर के रूप में प्रेजेंट हो, तब हम लोग कैल्सिनेशन का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, कैल्सिनेशन का यूज करते हैं। और अगर कोई भी चीज सल्फाइड सल्फाइड ओर के रूप में सल्फाइड ओर के रूप में कोई भी मिनरल हो, तो उस जगह पे हम लोग रोस्टिंग का यूज करते हैं। रोस्टिंग मतलब क्या होता है, भर्जन, जारन, ये भर्जन भी शायद बोलते हैं। रोस्टिंग मतलब जारन, याद रखिएगा। देखिए रोस्टिंग में क्या होता है कि वायु की उपस्थिति में, क्या वायु के प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको जलाते हैं, और जलाने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड के रूप में ये जो सल्फाइड और था, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो जहां पे भी सल्फाइड और दिखेगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग, जारन करते हैं, यानी उसमें वायु की उपस्थिति में, वायु को फुल्ली प्रेजेंट में उसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक, तो मेटलर्जी में ये सब टर्म था, ये सब टर्म याद रखिएगा। फिर इसका अपना कुछ प्रिंसिपल होता है, तो उतना प्रिंसिपल अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसका जब आप लोग जितना आप लोग को जरूरी है उतना चीज हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद एक चीज और बच जाएगा, एक चीज और बच जाएगा, कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो इसको अगला पार्ट में रखेंगे, एक पार्ट इसका और बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें भी पूरा हमको एक्सप्लेन करना होगा। इसमें अच्छा अच्छा पॉइंट है, तो अच्छा अच्छा पॉइंट है, इसको हमको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसका एक पार्ट अभी हम और करेंगे, कोरोजन ऑफ मेटल, जो जंग वंग लग जाता है, संक्षारण होने लगता है, छिलने लगता है, तो सबको रोकथाम के लिए क्या क्या यूज करते हैं। इतना चारों तरफ आप लोग के चारों तरफ घर तरफ इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, एल्युमिनियम का ये लगाया हुआ है, तार लगाया हुआ है, उस समय जंग नहीं लग रहा अभी तक का है, पोल लगाया हुआ है, पोल गाड़ा हुआ है, वो समय जंग का ही नहीं लग रहा। तो ये सब का रीजन पड़ेगा, चापाकल रहता है, चापाकल में जंग क्यों नहीं लगता है, हैंडपंप, इंग्लिश वाले लोग हैंडपंप बोलेंगे और हिंदी वाले लोग चापाकल या कल बोलेंगे। तो ये सब कैसे कैसे काम करता है, ये सब फिर हम अगले वीडियो में इसके बारे में सब डील करेंगे, और वो हम लोग को अगला लास्ट पार्ट होगा ये मेटल एंड नॉन मेटल का। इसके बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अगला चैप्टर फिर क्या होगा वो फिर हम आप लोग को बताएंगे। और हाँ, आप लोग को बताते चले कि रात में 9 बजे क्यूज होता है, टेलीग्राम में होता है, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए। और पहले जितना भी पहले वीडियो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं वो सब वीडियो देखिए, नहीं तो फिर ना बहुत समस्या होगा। इतना थ्योरी हम आप लोग को पढ़ा दिए, अगर थ्योरी अच्छा से देख लीजिएगा तो सब क्वेश्चन, बोलते हैं कि सब क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, लेकिन थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, थैंक यू, बाय।